वेलकम टू मैथ्स विद साक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 19 है। तो इस लेक्चर 19 में हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो आज हमारा है पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप इस पार्ट 2 को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस पार्ट 1 में जो है हमने कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने एट्रीब्यूट को पहले समझा था कि एट्रीब्यूट जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमने सीखी थी। ठीक है, एट्रीब्यूट की डेफिनेशन पिछले वीडियो में हमने सीखी थी। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड। ठीक है, एट्रीब्यूट जो है वो क्या होता है। तो एट्रीब्यूट को अगर हम थोड़ी अल्फाज में कहेंगे कि वो एक क्वालिटी होती है जिसको हम डेटा कलेक्शन के समय जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी रिसर्च पर्पस, उस एट्रीब्यूट या क्वालिटी को हम इंट्रोड्यूस कर सके अपने रिसर्च में। तो हमने इसके बाद जो है कुछ क्लासेस पढ़े थे जिसमें हमने कुछ पॉजिटिव क्लास पढ़ा था, नेगेटिव क्लास पढ़े थे, इसी की तरीके से ज़ीरो क्लास पढ़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें हमने एट्रीब्यूट का जो अल्टीमेट क्लास होता है, अल्टीमेट क्लास। ठीक है, तो अल्टीमेट क्लास हमने इसमें पढ़ा था। और इसके बाद हमने इसके रिलेटेड जो है फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे हम क्लासेस को निकालते हैं। तो ये जो था ये थोड़ा सा रिव्यू था कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इससे एक आइडिया आता है कि आज हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम जो है अच्छी तरीके से अपना आज का जो टॉपिक हमारा है वो है। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास एट्रीब्यूट जो है, चलिए हम लेते हैं कि हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है। ठीक है, 2 एट्रीब्यूट है, या पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है। ठीक है, चलिए पहले एक का देखते हैं, एक एट्रीब्यूट। तो हमारे पास जो क्लासेस बनते हैं वो बनते हैं, पहले हमारे पास है ए। अगर हम एट्रीब्यूट ए को ए से डिनोट करते हैं तो इसकी नेगेटिव में हमारे पास अल्फ़ा बनता है और एंटायर क्लास जो है वो एन बनता है। तो इस ए और अल्फ़ा को हम कहते हैं ऑर्डर 1। ठीक है, तो ये ऑर्डर 1 क्लास है और ये हमारे पास है 0 ऑर्डर क्लास, 0 ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, अब देखिए हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो एक है और ऑर्डर भी जो है यहाँ पर एक है। ठीक है, तो इन क्लासेस को हम कहते हैं अल्टीमेट ऑर्डर क्लास। ठीक है, अल्टीमेट ऑर्डर क्लास, अल्टीमेट ऑर्डर क्लास, अल्टीमेट ऑर्डर क्लास कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 2 एट्रीब्यूट्स लेता हूँ, अब ठीक है क्या लेता हूँ, एट्रीब्यूट्स अगर मैं 2 लेता हूँ, चलिए ए और बी में लेता हूँ, ए कमा बी। तो इसके रिलेटेड हमारे पास जो क्लासेस बनेंगे वो बनेंगे ए और बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अल्फ़ा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बीटा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ है ए बी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है इसी के रिलेटेड ए बीटा। ठीक है, और है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और इसी तरीके से है फिर अल्फ़ा बी। ये हमारे पास क्लासेस है और लास्ट में हमारे पास है एन। तो इनको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर और इनको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और इनको हम कहेंगे, और इसको हम कहते हैं 0 ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर एट्रीब्यूट 2 थे, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर वाले होंगे इनको हम कहेंगे अल्टीमेट ऑर्डर क्लास। ठीक है, तो ये जो अल्टीमेट ऑर्डर क्लासेस जो है ना, ये यहाँ से मैं इसको सर्कल करता हूँ, ये अल्टीमेट ऑर्डर क्लासेस जो है, ठीक है, ये कितने हैं यहाँ पर 4। ठीक है, और 4 है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला जो बनती है, नंबर ऑफ अल्टीमेट ऑर्डर क्लास जो है वो होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम पहले केस में देखेंगे
2 टू द पावर एट्रीब्यूट जो था वो 1 था और अल्टीमेट ऑर्डर क्लास हमारे पास 2 है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एट्रीब्यूट 2 होते हैं तो 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। इस तरीके से अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। तो 8 हमारे पास जो है अल्टीमेट ऑर्डर क्लासेस आ जाएंगे जब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हम कैसे जो है अपने पैरामीटर्स को निकालते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं। हमारे पास कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। इनमें से पहला जो हमारा क्लास है वो है ए बी, जो किसके बराबर है 250। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा है वो है ए बीटा, वो किसके बराबर है 120। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है एल्फ बीटा जो कि किसके बराबर है 70। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में इसको इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इसका मतलब एक फ्रीक्वेंसी है और इसमें है अल्फा बी जो है वो 200 के बराबर है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को डिटरमाइन करना है, फ्रीक्वेंसी इसमें निकालनी है हमें। ठीक है, चलिए हमारे पास पहले ही पता है कि फॉर्मूलाज जो मैंने पिछले लेक्चर में कंसिडर किए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है और हमें क्या करना है, हमें जो पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी है। तो इनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला पहले है, ए का लेते हैं पहले। ए किसके बराबर होता है, ए बी, इसको ब्रैकेट पे रखते हैं, प्लस ए बीटा, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए बी जो है वो 250 के बराबर है, 250 प्लस, और ए बीटा किसके बराबर है 120। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पर निकला हमारे पास दैट इज़ 370। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव क्लास ए जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 370 आपको मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बी का निकालने की कोशिश करें, बी, ठीक है, तो बी किसके बराबर होता है, पहले तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने जो ट्रिक आपको कही थी पिछले लेक्चर में, आप प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक से मैंने आपको सिखाया कि कैसे इनको याद रखना है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास है ए बी और यहाँ से आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बी। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू ए बी हमारे पास 250 के बराबर है, प्लस एंड अल्फ़ा बीटा जो है 70 के बराबर है, 70 और ये 250 के बराबर है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे ये अल्फ़ा बी है। ठीक है, अल्फ़ा बी जो है 200 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ, 200 के बराबर है, 200 के बराबर है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू जो है 450 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है अब पॉजिटिव क्लास। अब नेगेटिव क्लास का देखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव क्लास के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो अल्फ़ा है। अल्फ़ा किसके बराबर होता है, पहले अल्फ़ा और बीटा प्लस और फिर बाद में अल्फ़ा और बी। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ा बीटा जो है, ठीक है, पहले इसकी वैल्यूज़ हम देखते हैं। अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 70, तो हमें 70 को लेना है। और इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा बी का वैल्यू हमारे पास है 200, तो मतलब 70 प्लस 200। चलिए 70 प्लस 200 का मैं यहाँ से वैल्यू लिखता हूँ, 70 प्लस 200 200 था, 200 सॉरी, so this is 200, so this is 200 and that is equal to simply 270। ये अल्फ़ा का वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप बीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आपको जो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया तो ऐसे आपको दिया जाएगा और फिर इन अल्फ़ा बीटा में से कोई आपको वैल्यू जो है फाइंड करना होगा। और बीटा का वैल्यू जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो है अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा। ठीक है, तो चलिए अल्फ़ा बीटा का वैल्यू अभी हमने देखा 70। ठीक है, और ए बीटा जो है
ए बीटा जो पहला वैल्यू था वो था हमारे पास 120, ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास 190, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी कितनी आसान है, बस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो लास्ट में हमारे पास है एक और बचता है जिसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि 0 ऑर्डर का है, तो इसको भी हम यहाँ से कर ही देते हैं, शायद एग्जाम में पूछे जाए। तो n जो है वो किसके बराबर होता है, पॉजिटिव क्लास A प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेगेटिव क्लास A, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, A का हमने अभी वैल्यू जो है वो निकाला, तो A का वैल्यू हमारे पास था 370, ठीक है, 370 आर्टिकल से इसको मैंने याद रखा है अभी, तो इस तरह से मुझे याद रहा। अब अल्फ़ा का वैल्यू जो है यहाँ पर है 270 है, ठीक है, सो 270। अब 0 0 7 7 14 1 कैरी 3 3 6, तो 640 जो है इसका आंसर है। तो आपने देखा कैसे इजीली जो है हमने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से किया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है कॉन्टीजेंसी टेबल्स, ठीक है, कॉन्टीजेंसी टेबल, कॉन्टीजेंसी टेबल। इस कॉन्टीजेंसी टेबल को हम यहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान अल्फाजों में हम इसको यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि हम देखेंगे इस कॉन्टीजेंसी टेबल को पहले किसने यूज़ किया था, और उसका नाम था कर्ल पीरसन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कर्ल पीरसन जो है इसका फाउंडर है, जो जिसने इसको पहली बार जो है यूज़ किया था। अब इस कॉन्टीजेंसी टेबल में हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इस कॉन्टीजेंसी टेबल को हम बहुत से नाम इसको देते हैं, तो वो नेम्स क्या है हमारे पास, उसको हम कहते हैं क्रॉस टैबुलेशन, या हम इसको कहेंगे शॉर्ट में क्रॉस टैब, ठीक है, तो ये भी एक इसका नाम है, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको कहते हैं 2x2 टेबल, ठीक है, या फोर्थ इसका जो नाम है वो है 9 स्क्वायर टेबल, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। अब कॉन्टीजेंसी टेबल होता क्या है, ये एक टेबल होता है जिसमें हमारे पास रोज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि टेबल है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स तो ज़रूरी होंगे हमारे पास। अब रोज़ एंड कॉलम्स है, अब इन रोज़ एंड कॉलम्स में हमारे पास क्या होते हैं, देखिए ये एक ऐसा टेबल होता है, ऐसा टेबल होता है हमारे पास, और ये जो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसमें हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ A, ठीक है, और यहाँ पर इसके अगेंस्ट में जो इसका नेगेटिव क्लास है वो है अल्फ़ा, और यहाँ से इसका जो है दूसरा एट्रीब्यूट B, और यहाँ से मैं लिखता हूँ इसका बीटा, ठीक है, यहाँ मैं इसका बीटा लिखता हूँ। अब होता क्या है कि इस कॉन्टीजेंसी टेबल को हम बनाते क्यों हैं, ठीक है, अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे, इस कॉन्टीजेंसी टेबल में हमारे पास जो ये रोज़ एंड कॉलम्स है इसमें हमारे पास क्या डिपिक्शन आती है। देखिए, इस कॉन्टीजेंसी टेबल में हम इंटररिलेशनशिप देखते हैं वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट्स, ये एक किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अब ठीक है, तो इन एट्रीब्यूट्स के बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है, और ये जो कॉन्टीजेंसी टेबल है ये डिपिक्ट क्या करता है, ये हमें हमारे पास क्या डिपिक्शन देता है, इट डिपिक्ट्स व्हाट, इट डिपिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स को ये डिपिक्ट करता है। अगर आपको ये वर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है तो आप मेरी टैबुलेशन ऑफ डेटा की लेक्चर पे जा सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेंशन किया है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में आप समझ सकते हैं। मैं आई बटन पे उस वीडियो की आपको लिंक देता हूँ, आप वहाँ से इसमें देख सकते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बाद आप जा सकते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे
जिसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो, ठीक है, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं थ्रू द टेबल्स। तो वही काम जो है यहाँ पर ये जो कॉन्टीजेंसी टेबल है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच में जो इंटररिलेशनशिप है वो समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल वे में हम इस चीज़ को समझते हैं, ताकि जो हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं इन वेरिएबल्स में हम इनको एज अ मीन्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते, ठीक है। तो मैट्रिक्स के माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉन्टीजेंट है, इस कॉन्टीजेंट अगर आप इस कॉन्टीजेंट का मतलब होता है जिसके चांसेस होंगे हैपन और मे नॉट, ठीक है, या तो वो हो सकता है या तो वो नहीं हो सकता है। चलिए अब हम जो है इस तरह की ये जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है, इसी तरीके का एक कॉन्टीजेंसी टेबल होता है। मैं इसको यहाँ पर जो है अगले पेज में आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा ये कॉन्टीजेंसी टेबल होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ से मेंशन करवाए कि इसको कार्ल पियर्सन ने पहली बार यूज़ किया था। क्रॉस टैबुलेशन या क्रॉस टैब इसको कहते हैं, या 2x2 टेबल इसको कहते हैं, या 9 स्क्वायर टेबल इसको कहते हैं। ये एक टेबल है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और हर एक रोज एंड कॉलम्स जो है, ठीक है, तो वो इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एट्रीब्यूट्स जो है आपस में इंटररिलेशनशिप दिखाते हैं, रिलेशंस दिखाते हैं, इंटररिलेशंस दिखाते हैं, ठीक है, इंटररिलेशंस दिखाते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। और कॉन्टीजेंट का मतलब होता है जो हो या ना हो, जिसके चांसेस है कि वो हो सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉन्टीजेंसी टेबल को अच्छी तरीके से बनाते हैं, समझते हैं कि कॉन्टीजेंसी टेबल जो है असल में ये कैसे आपके सामने आता है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, इस और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा ए बी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, ए बी इसके बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी जो है इस बी को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पहले ए का लिखना है जो कि अल्फ़ा है, फिर है बी, ऐसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बीटा को करोगे ए से, ठीक है, तो बन जाएगा ए बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरीके से अल्फा बीटा आपको यहाँ लिखना है। अब ये जो है जब आप ए बी और ए अल्फा को आप ऐड करोगे, आपको अगर याद होगा मैं ऐसे लिखता था, ए जो है किसके बराबर होता था, ए बी प्लस ए बीटा, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज को जब मैं ऐड करता हूँ वो किसके बराबर होता है, इस फ्रीक्वेंसी इस पॉजिटिव क्लास की। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ए, यानी कि टोटल में कर रहा हूँ, इन दोनों का मुझे क्या करना है, ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है। इसी तरीके से जब मैं इसको इसके साथ ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास अल्फा, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं इसको यहाँ से इन टर्म्स ऑफ दिस रोज में लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा, और सॉरी बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बी, और इसी तरीके से ये आ जाएगा आपके पास बीटा। अब ये जो है टोटल पॉपुलेशन जो है n, जिसको हम n से लिखते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये है कॉन्टीजेंसी टेबल, जिसको हम 2x2 इस हिसाब से कहते हैं। देखिए हमने इसको 2x2 हम इस हिसाब से इसको कहते हैं 2x2, ठीक है। एक मैट्रिक्स बीच में बनती है ऐसे 2x2, 1 2 3 4, ठीक है। और 9x9 जो है हम इस हिसाब से इसको कहते हैं, ठीक है। मैं आपको देखता हूँ कि इस हिसाब से इसको हम 9x9 कहते हैं, सॉरी 3x ही कहते हैं, जिसमें हमारे पास 9 जो है एंट्रीज आती है। तो ये हमारे पास है कॉन्टीजेंसी टेबल, कॉन्टीजेंसी टेबल, कॉन्टीजेंसी टेबल। तो कॉन्टीजेंसी टेबल का बस एक ही काम है कि ये हमारे पास इंटर रिलेशनशिप्स दिखाता है, और जो हम फॉर्मूलाज से जो डिफरेंट क्लासेस जो फाइंड आउट करते थे, अब हम इसी कॉन्टीजेंसी टेबल से वेरियस फ्रीक्वेंसीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक जल्दी से मैं एक कॉन्टीजेंसी टेबल यहाँ से प्रिपेयर करता हूँ।
तो यहाँ से मैंने जो है ये कंटीजेंसी टेबल प्रिपेयर कर लिया है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दिए गए हैं इनको मैं यहाँ से साइड में लिखता हूँ। जो ए बी मेरे पास है वो है 300 और इसी तरीके से मेरे पास है ए बीटा जो कि मेरे पास है 160 और इसी तरीके से मेरे पास है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, वो है मेरे पास 100 और अल्फ़ा बी जो है वो मेरे पास है 200, ठीक है। चलिए इन वैल्यूज़ को यहाँ से हम पुट करते हैं। तो इसका यहाँ पर वैल्यू 300 है और ए बीटा यहाँ पर है इसके नीचे 160 और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू हमारे पास है वो है 100, ठीक है, और इसी तरह से अल्फ़ा बी जो है वो हमारे पास 200 है। अब देखिए ये जो हमारे पास इस ए का वैल्यू जो यहाँ पर है, ठीक है, इस ए का वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ इन दो को ऐड करके, तो वो मुझे निकलेगा 460। इन दो को आपको ऐड करना है, ठीक है, और इसी तरह से आप इन दो को ऐड कर लीजिए, वो आपके पास आ जाएगा 300 और जब आप इस और इस को ऐड करोगे तो यहाँ से आपका बी वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ 500, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 260। अब आपको यहाँ से इसको ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, ये सेम वैल्यू आना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट 4 and 3 and 7, दिस इज 760। अब यहाँ से भी करते हैं 502, दैट इज़ 760। दोनों साइड से हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्टीजेंसी टेबल हमने इजी वे में और विदाउट मतलब कैलकुलेशन भी हमने नहीं की, इस कॉन्टीजेंसी टेबल में हमने पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने कुछ सेकंड्स में की, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको इसी कॉन्टीजेंसी टेबल से आपको वैल्यूज़ निकालने हैं, तो इससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद जो है लेक्चर में जो इस एट्रीब्यूशन, क्योंकि ये एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है ये बहुत वास्ट है, अपने आप में एक बुक है। तो मैं इस अंदाज में आपको पढ़ा रहा हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो वहाँ से पूछा जाएगा आप एक क्वेश्चन भी स्किप ना करें। तो इस अंदाज से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट टाइप का है और जो आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में आपके लिए ठीक होगा तो उसी अंदाज में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके बाद हम जो है दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो उठाएंगे इसमें, जैसे कि कंसिस्टेंसी इसमें है या एसोसिएशन जो है इसमें है, वो हम सीखेंगे आगे। बहुत ही लूसिड मैनर में हम इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं जो है डेली के एमसीक्यूज़ आपके लिए जो वहाँ से पोस्ट करता हूँ, तो आप उन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कीजिए। वो इन द फॉर्म ऑफ क्विज़ होते हैं, तो आपको इनके आंसर्स भी वहाँ मिलेंगे। तो इससे आपका डेली जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।